आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो चूंकि आपका नीट का 2024 का सिलेबस पहले के कंपैरिजन में कम हो चुका है, जिसका आपको नोटिफिकेशन भी आ चुका है। बहुत लोग का मानना है कि बहुत ज्यादा कम हुआ है और बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है। ऑल तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सिलेबस का नया पैटर्न आया है उससे आपकी पुरानी प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। रीजन भी बायो अभी भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है एंड आई हाईली रिकमेंड करती हूँ कि जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, प्लीज डू रीड दैट बिफोर योर एग्जाम फॉर स्पेशली बायोलॉजी सेक्शन। रीजन भी मैं बता रही हूँ कि बायो में जो कल इंपॉर्टेंट था वो आज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ डू और डाई टॉपिक्स होते हैं, अगर आपने वो नहीं किया तो एनी वे यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। ठीक है, तो इस अफरा तफरी में फंसने से बेटर है कि हम क्या करें, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम पहले से पढ़ रहे थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, जो टॉपिक्स आपके फ्रॉग अर्थवर्म वाले हैं उसमें आप रिड्यूस सिलेबस का देख के बस उतना ही पढ़िए, बट डोंट स्किप ह्यूमन फिजियोलॉजी। और जो बेसिक कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, डोंट स्किप दैट, क्योंकि अगर आपने वो स्किप किया तो यू आर एनी वे गोइंग टू सफर। ठीक है, तुम आप सफर करेंगे ही करेंगे, उसका कोई और नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे बात करते हैं। आज मैं स्पेसिफिकली आपको पढ़ाऊंगी एक्सक्रीशन के यूनिट में आपका जो आगे वाला लेक्चर है, जिसमें आप बीपी रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। व्हाट हैपेंस इज बीपी रेगुलेशन के क्वेश्चन एक नहीं तो दूसरे तरीके से घुमा के हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंडसेट पे कि वो इस साल कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। आपके माइंडसेट से वैसे भी कुछ डिफाइन नहीं होता है ना। तो बीपी रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैं आपको ये की नोट्स हैं जो मैंने आपको लेक्चर के एंड में आपको बताने हैं, ये मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगी कि बीपी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। बीपी को बढ़ाने के लिए, अगर आप बीपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपका एक ही सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज रास सिस्टम। ठीक है, रास सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है आपके बीपी को बढ़ाने के लिए। रास स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि बीपी को किस तरीके से रेगुलेट करता है। फाइन, इसमें आपको ये पढ़ना है। और इसके एंटागोनिस्ट यानी बीपी को, रास क्या है, बीपी को बढ़ाता है। जब आपका बीपी कम होता है, किसी तरीके से आपका ब्लड वॉल्यूम सफर कर रहा है या कुछ भी होता है, तो रास उसको बढ़ाने का काम करता है। ऑन द एंटागोनिस्ट साइड बीपी को कम करने का काम कौन करता है, तो आपको दो वर्ड याद रखने, एएनएफ एंड बीएनएफ। सुनने में बड़े मुश्किल लग रहे होंगे, एक्चुअली में कुछ मुश्किल है नहीं। रास जो काम करेगा उसके ऑपोजिट ये सारे काम करते हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन ओवर दिस। ठीक है, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात करते हैं तो पहले मैं आपको रास सिस्टम समझा देती हूँ। यहाँ आप बड़े ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। व्हाट हैपेंस इज, कभी भी अगर ब्लड प्रेशर में ड्रॉप होता है या फ्लूइड वॉल्यूम में ड्रॉप होता है, मान लीजिए मैं जा रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से नॉर्मल बॉडी में 5 to 6 लीटर आपका ब्लड होता है। ठीक है, इसमें से अगर 2 से 3 लीटर ब्लड चला गया तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम अचानक से बहुत कम हो जाएगा, तो हर एक ऑर्गन को जो ब्लड मिलेगा वो कम मिलेगा। अब इससे ऑर्गन कॉम्पनसेट कैसे करता है, किस तरीके से ऑर्गन इसको कॉम्पनसेट करता है, तो इनके सीधा सा मतलब ये है, अगर मैं आपको सीधा सा मतलब समझाऊं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी भी अगर आपका ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, चाहे वो आपके ब्लड लॉस की वजह से हो या किसी और रीजन की वजह से, आप बहुत डिहाइड्रेटेड हैं, आपको हीट स्ट्रोक हो गया, व्हाटसोएवर, तो आपका जीएफआर भी फॉल करेगा। जीएफआर स्टैंड्स फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना। 1 मिनट में जो ये छन्नी है आपकी किडनी की, जिसको ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर आपका कम हो गया, इसका मतलब किडनी को जो ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए थी फिल्टर करने के लिए, वो भी नहीं मिल पा रही है। फाइन, तो इसमें क्या होगा, यहां पर आपका जेजीए अपैरेटस एक्टिवेट हो जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम ये जेजीए अपैरेटस क्या है। जेजीए अपैरेटस स्टैंड्स फॉर जग्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ठीक है, इसको बोलते हैं जग्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपैरेटस फॉर योर बीपी रेगुलेशन। किस तरीके से, जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर एक एफरेंट आर्टेरियोल होते हैं, फिर ये ग्लोमेरुलस होता है, फिर ये इफरेंट आर्टेरियोल होता है। ले जाने वाली वेसल को बोलते हैं इफरेंट, ले आने वाली वेसल को बोलते हैं एफरेंट। तो जो किडनी में ब्लड लाती है फिल्टर करने के लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। जो लेके जाती है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने एफरेंट का डायमीटर ज्यादा बनाया, इफरेंट का कम बनाया। एक बार एम्स में असर्शन रीजन में ये इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो डायमीटर होता है एफरेंट आर्टेरियोल का ज्यादा होता है, इफरेंट आर्टेरियोल का कम होता है। नाउ इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ये ट्रू क्यों है, तो उसने कह दिया दिस इज एनाटॉमिकल फंक्शन, वी कैन नॉट डिफाइन दैट, जो कि गलत बात है। इसमें क्या है, एनाटॉमी का सिर्फ फर्क नहीं होता, एनाटॉमी का मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क नहीं होता, इसका फंक्शनल रोल भी है। व्हाट इज दैट फंक्शनल रोल, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ब्लड 1 मिनट में किडनी के अंदर आएगा। यहां पे जब ग्लोमेरुलस यानी जो छन्नी है, जो एक्चुअली आपके ब्लड को फिल्टर कर रहा है नीचे यूरिन बनाने के लिए,
इसमें से जितना ब्लड नीचे जाएगा उतना यूरिन बनेगा। तो इसमें प्रेशर भी तो लगना चाहिए ना। जैसे आप चाय छन्नी से चाय छानते हो तो व्हाट हैपन इज व्हेन, जब वॉल्यूम होता है, जब जो फ्लूइड होता है चाय का, वो आप कह लो, उसकी वजह से जो प्रेशर लगता है, इसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। तो जब ज्यादा ब्लड आएगा कम ब्लड जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका प्रेशर क्रिएट होगा, और इस प्रेशर क्रिएशन की वजह से ही आपका नीचे फिल्ट्रेशन होता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज समझ में आए कि प्रेशर क्रिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। इसके लिए आने वाली वेसल मोटी होनी चाहिए जो ज्यादा ब्लड लेके आए, ले जाने वाली पतली होनी चाहिए ताकि नीचे प्रेशर बने। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब भी बॉडी में कहीं फ्लूइड की वजह से कोई प्रेशर लगता है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। तो हमने बताया था इफरेंट आर्टीरियोल, और हमने यहाँ पे ये भी पढ़ाया था कि डीसीटी के कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स होते हैं यहाँ पे। तो जहां पे ये डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल मिलते हैं ना, वहां पे एक स्पेशल अपैरेटस बनता है जिसको बोलते हैं जेजीए अपैरेटस या जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। इसका काम होता है कि ये यहाँ पे प्रेशर को सेंस करता है कि इफरेंट आर्टीरियोल कितना प्रेशर लेके जा रही है। साथ में इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर डिक्रीज्ड सोडियम। जब भी, सीधी सी बात है, एक बहुत कॉमन सा रूल बताती हूँ, बॉडी में जितना सोडियम उतना ब्लड प्रेशर। क्यों? क्योंकि जहां जहां सोडियम जाएगा उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी को अपने साथ खींचे। अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज, आप एक बार बहुत खारा पानी पी के देखना। खारा पानी पीने से कभी आपकी प्यास मिटती नहीं है बल्कि और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि खारे पानी में बहुत ज्यादा सोडियम होता है, और जितना ज्यादा सोडियम होगा वो क्या करेगा, जैसे कि आप पियोगे आपके लाइनिंग में जाएगा, गट लाइनिंग में जाएगा, वो उतना ज्यादा पानी अंदर से खींचेगा, आपकी बॉडी से खींचेगा गट की तरफ। ठीक है, इसलिए आपको और ज्यादा प्यास लगेगी। ठीक है, यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो जैसे आपका ब्लड वॉल्यूम कम है तो सीधी सी बात है सोडियम भी कम है, सोडियम कम है तो डेफिनेट सी बात है ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा। इसीलिए बीपी का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप हद से ज्यादा सोडियम इंटेक कर रहे हो, हद से ज्यादा नमक खा रहे हो। और बीपी कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आप प्लीज नमक खाना बंद कर दो, नो एडेड सॉल्ट इज अलाउड टू यू। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि कैसे बायो के छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो आपके मेडिकल साइंस में आगे काम आने वाले हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, सोडियम कम हो गया, सोडियम कम हो गया तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम के पास प्रॉपर्टी है कि वो पानी को खींच के अपने पास रखेगा, और अगर पानी होगा तभी तो प्रेशर बनेगा, वरना प्रेशर ही नहीं बन पाएगा। तो ये जेजीए अपैरेटस एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये जेजीए अपैरेटस एक्टिवेट हो जाता है, और इसके एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रिलीज होता है रेनिन नाम का एक कंपाउंड। ठीक है, रेनिन रिलीज होता है। रेनिन एक एंजाइम है, ध्यान से देखिएगा, इसमें रेनिन में NIN लिखा है। व्हाट आई मीन इज, अगर मैं आपको फिर से बताऊं व्हाट हैपेंस, देखो आपने स्टमक में एक रेनिन पढ़ा होगा जो कि क्या करता है बेटा, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। एक रेनिन ये होता है और एक रेनिन ये होता है। जो दूसरा वाला रेनिन है ये इन्फेंट के स्टमक में होता है फॉर मिल्क डाइजेशन। जो पहला वाला रेनिन है दिस इज इन किडनी, और जो सब में होता है, चाहे इन्फेंट हो चाहे अडल्ट हो। ये जो रेनिन है इसका काम होता है बीपी रेगुलेशन और रास सिस्टम में, जबकि ये जो रेनिन है इसका काम होता है स्मॉल जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें मिल्क डाइजेशन का काम, क्योंकि उनका फूड स्पेसिफिकली मिल्क होता है। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये दोनों रेनिन के बीच में डिफरेंस समझ में आए। और ये क्वेश्चन बार बार ना नीट में घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, उनको पता है कि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है, वो एक n एक्स्ट्रा लिख देंगे ताकि आप वहां पे गलती करके आओ, और उसी गलती से आपको बचना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसके आगे की बात करते हैं। ये जो रेनिन रिलीज हुआ बच्चे, ये जो रेनिन रिलीज हुआ, हमारे लिवर में एक प्रोटीन बनता है विच इज कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजन। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ जो आपको हमेशा काम आएगा। कभी भी किसी भी प्रोटीन के पीछे ओजन लगा हो, ओजन लगा हो, इसका मतलब होता है इनएक्टिव प्रोटीन या एंजाइम। ठीक है, इनएक्टिव है वो चीज, तो मतलब इसको एक्टिव कौन करेगा, रेनिन इसको एक्टिव करके क्या कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो एंजियोटेंसिन 1 का अब क्या काम है, देखो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू फिर जाएगा लंग्स में, लंग्स में जाएगा जहां पे एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसका फुल फॉर्म याद हो। क्यों? क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे मेडिकल साइंस में तो ब्लड प्रेशर आज की बहुत कॉमन मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल का सबसे कॉमन प्रॉब्लम हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन की जो दवाएं होती है ना वो इसी एंजाइम को ब्लॉक करती हैं, एस को ब्लॉक करती हैं और एल्डोस्टेरॉन को ब्लॉक करती हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आए, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजी क्लियर होगी तो आपको आगे भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो ये जो एस एंजाइम है जो लंग्स बना रहा है, ये एस एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। शुरुआत कहां से हुई थी इस कहानी की, कि हमारा ब्लड प्रेशर कम था जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाना था ताकि बॉडी के हर एक ऑर्गन को प्रॉपर न्यूट्रिशन और ब्लड फ्लो मिल पाए ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, ये जो एंजियोटेंसिन 1 है इसने कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एस, एस की मदद से ये हो गया। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 दो इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या काम करता है, एड्रीनल ग्लैंड पे जाकर ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाता है,
और साथ में ब्लड वेसल्स पे जाके ये उनको कंस्ट्रिक्ट करवाता है। नाउ अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ेगा। अगर मैं आपको यहां बना के पूछूं कि एक ये आर्टरी है और एक ये है, दोनों में वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेम जा रहा है, ठीक है, मैं कह रही हूं दोनों में वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेम जा रहा है, तो प्रेशर किस में ज्यादा होगा? आई थिंक आपको आंसर पता चल गया होगा कि ये ए है, ये बी है। ये वेसल जब डायलेटेड रहेगी तो इसमें प्रेशर ब्लड का कम रहेगा। जब यही वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, जब ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी तो इसमें जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का बॉडी के पास दो तरीके हैं, या तो भैया वॉल्यूम बढ़ा लो, जो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो सबसे अर्जेंट में हमारे पास क्या पॉसिबल है कि तुरंत अपनी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा दो। कंस्ट्रिक्ट करवा दोगे तो क्या होगा, जैसे आप गार्डनिंग करते हो, पाइप से कभी पानी देते हो पौधों में, तो व्हाट हैपेंस, आपने पौधे को ऐसे सीधे पाइप से पानी दिया, जब पानी दिया तो पानी धीमे 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 पौधों में जा रहा है। When the moment you contracted that, जैसे ही आप उस पाइप का जो माउथ एंड होता है उसको आप जब नॉब को प्रेस करते हो तो उसका डायमीटर कम हो जाता है, डायमीटर कम हो जाता है इसलिए इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है। ये सिंपल फिजिक्स का कंसेप्ट है, सेम यही चीज बॉडी में अप्लाई होता है। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब ये इसका प्रेशर बढ़ा देता है, प्रेशर बढ़ा देगा तो डेफिनेट सी बात है कि जो वॉल्यूम, जो ब्लड था मान लो इतने दूर तक जा पा रहा था, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया पंप करके तो वो और दूर तक ऑर्गन्स तक जा पाएगा। तो ये बॉडी को बचाने के लिए हमारी बॉडी अर्जेंट में ये मेजर्स लेती है ताकि हम अचानक से कोलैप्स या बेहोश ना हो, ठीक है, ये दिक्कत है। अब आगे चलते हैं। तो ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है बेटा, दो तरीके के काम करता है। एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है और साथ में वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन से आपका तुरंत इमीडिएट बीपी बढ़ता है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म बीपी भी बढ़ाना है क्योंकि हमारे पास तो फ्लूइड ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है ब्लड का। तो व्हाट हैपेंस, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपकी किडनी में जाके जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, वहां पे इनके चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो डीसीटी होता है वहां पे इनके चैनल्स होते हैं, और उन चैनल्स को एक्टिवेट करके ये क्या करता है, अपना सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा लेता है। ये डीसीटी है, सपोज करिए ये डीसीटी है, तो डीसीटी में ना कुछ कुछ सोडियम चैनल्स होते हैं, कुछ कुछ सोडियम चैनल्स होते हैं, इनको एक्टिवेट करा के वो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को यूरिन से बढ़ा लेता है। मतलब अभी 5% सोडियम जो हम लोग यूरिन में वेस्ट कर रहे थे वो भी अब रीअब्जॉर्ब होने लगेगा, क्योंकि बॉडी नीड्स सोडियम। सीधी सी बात है, सोडियम बचाओगे पानी अपने आप बॉडी में आएगा, क्योंकि सोडियम की प्रॉपर्टी होती है वेयर इट गोज ड्यू टू ऑस्मोटिक रीजंस इट ट्राई टू अट्रैक्ट वाटर। जब वाटर अट्रैक्ट होगा तो डेफिनेट सी बात है ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। दिस इज द मेथड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय रास सिस्टम। जब भी बॉडी में बीपी की कमी होगी या किसी भी चीज की कमी होगी, ये मैकेनिज्म एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब देखो मुझे पता है, सिंपल सिंपल क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे चिपकाओ और रोज रिवाइज करो, आप कभी नहीं भूलोगे। व्हाट हैपेंस, क्या मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया कि बीपी कम हो गया जिसकी वजह से जीएफआर गिरा। बीपी कम हुआ, कोई भी रीजन हो सकता है, सपोज करिए मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है, सेप्टिक शॉक हो गया है, या मेरा ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, व्हाटसोएवर। जीएफआर कम हुआ, किडनी को ब्लड कम मिलेगा, किडनी को ब्लड कम मिलेगा तो जेजीए पैरेटस एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई हमारे बॉडी में वॉल्यूम की कमी है, हमें कंजर्व करना है। सोडियम कम है इसलिए ये एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो सोडियम भी कम होगा। और जेजीए के लिए बहुत आसान सा मेथड है कि आप सोडियम को एस्टिमेट कर लो ना कि कितना सोडियम आपके पास आ रहा है, अगर रेगुलर से कम आ रहा है इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो रेनिन रिलीज होगा, रेनिन रिलीज होकर क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिनोजन है, ओजन का मतलब होता है इनएक्टिव प्रोटीन, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिनोजन बनता कहां है, सिंपल सा एक कंसेप्ट याद रखो, जितने भी प्रोटीन्स हैं मैक्सिमम प्रोटीन्स आपके लिवर बनाते हैं। अच्छा मैम हम कैसे मान लें, नीट में एक क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम क्लॉटिंग फैक्टर्स आर फाउंड इन, इट इज फाउंड इन लिवर, व्हाई, बिकॉज क्लॉटिंग फैक्टर्स आर मैक्सिमम प्रोटीनिशियस इन नेचर, और मैक्सिमम प्रोटीन जो बॉडी के बनते हैं वो आपके यहाँ पे बनते हैं, लिवर में बनते हैं, सिंपल। अब एंजियोटेंसिन 1 में आते हैं, एंजियोटेंसिन 1 में आएंगे तो क्या होगा, लंग्स में एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड एस, एस स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब आपको सीधा सा याद रखना है, एक तो ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा तो इसकी वजह से बीपी बढ़ेगा, बहुत नॉर्मल सी बात है भाई, पहले मेरा पाइप इतना था अब मैंने उसको प्रेस कर दिया जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो हमारा बीपी अपने आप इंप्रूव करेगा, ये हो जाता है। दूसरा ये एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड का बेटा दूसरा नाम है, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है कि सेकंड नेम फॉर एड्रीनल ग्लैंड इज सुप्रारीनल ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रारीनल क्यों बोलते हैं, ये किडनी है तो इसके ऊपर इस तरीके से कैप के फॉर्म में एड्रीनल ग्लैंड लगी होती है, तो इसलिए हम इसको सुप्रारीनल नाम भी देते हैं। और यहां से क्या रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज होता है विच कॉजेस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। मैंने आपको बता दिया कैसे सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाके जो यूरिन बन के भी पास हो रहा था उसमें जो 5% सोडियम हम वेस्ट कर रहे थे उसको भी रीअब्जॉर्ब कर लेगा, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा, तो डेफिनेट सी बात है कि पानी अपने आप बॉडी में बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा सोडियम ब्लड में फ्लो करता है उतना ज्यादा ब्लड को चाहिए कि वो पानी भी लेकर आए ताकि ब्लड नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में बना रहे।
ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन बीपी, जिससे कि आप वेरियस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। दूसरी बात है बीपी बढ़ाने की। देखो बीपी बढ़ाने के दो तरीके, कम करने के दो तरीके। ठीक है, सिंपल सिंपल मैं बात करती हूँ। बढ़ाने के लिए एक आपका है एडीएच और दूसरा है रास। रास हमने पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं एडीएच। चूंकि रास सबसे मेन मैकेनिज्म है आपके बीपी बढ़ाने का, इसके अलावा जो दूसरा आता है दैट इज योर एडीएच, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कभी भी हाइपरऑस्मोलैरिटी हो, हाइपरऑस्मोलैरिटी का मतलब ब्लड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड है, सीधा सा मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड में पानी की कमी है, वॉल्यूम की कमी है, तभी तो कोई चीज कॉन्सेंट्रेटेड होती है। रिड्यूस्ड बैरोरिसेप्टर फायरिंग। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से आपका बैरोरिसेप्टर क्या होता है, बीपी रेगुलेशन का एक रिसेप्टर होता है जो कि आपके कैरोटिड आर्टरी पे मौजूद होता है। ये इस तरीके से आपकी कैरोटिड आर्टरी होती है जो आपके हेड एंड नेक को और पूरे हेड को सप्लाई करती है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं बैरोरिसेप्टर। बैरोरिसेप्टर का काम क्या है कि वो प्रेशर फील करती है इन कैरोटिड आर्टरीज में। अगर इसमें प्रेशर कम होगा, इसका मतलब बॉडी में वॉल्यूम की कमी है, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अफेक्टेड हो सकता है, तो वो इसको एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, बहरहाल आपको क्या समझना है, या एंजियोटेंसिन 2 है या इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। मतलब एंजियोटेंसिन 2 भी जब बॉडी में बढ़ता है तो बॉडी को पता है कि भाई हमारे पास वॉल्यूम की कमी है, तभी एंजियोटेंसिन बन रहा है, राइट। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक्टिवेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज कॉल्ड वेसोप्रेसिन, या इसका दूसरा नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस का मतलब होता है हद से ज्यादा यूरिन फॉर्म करना। ठीक है, नॉर्मली एक इंसान में एक दिन में 1.5 to 3 लीटर यूरिन नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर किसी को 3 से ज्यादा फॉर्म होने लग जाए, 4, 4.5, 5 लीटर यूरिन वो एक दिन में पास कर रहा है, इसका मतलब उसको हद से ज्यादा एक्सेसिव यूरिन बन रहा है, विच इज नोन एज डायूरेसिस। तो इसके अगेंस्ट में जो काम करता है उसको बोलते हैं एडीएच, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये भी दो तरीके से काम करता है। पहला मैंने आपको बताया था, ब्लड प्रेशर पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं V1 रिसेप्टर्स, जिसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा के वो बीपी को बढ़ा लेता है। ठीक, दूसरा क्या, V2 रिसेप्टर होते हैं इसके किडनी के कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स और डिस्टल टिब्यूल्स पे, ये भी वही काम करता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा लेता है सर्कुलेटिंग बॉडी से। ये सोडियम को तो उतना इफेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा लेता है। मतलब जो यूरिन फॉर्म हो रहा है उसमें जो वाटर जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, उसको रीअब्जॉर्ब करा लेता है ताकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए। ठीक है, आपको वैसे भी पता होगा कि बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो आपका मैक्सिमम, एक तो पहली बात 60-40 का रेशियो चलता है। 60% ऑलमोस्ट प्लाज्मा होता है और फ्लूइड कंपोनेंट्स होता है ना। तो उसको अगर आप बढ़ा लोगे तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। तो दिस इज द सेकंड मैकेनिज्म। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे देखिए बीपी को कम करने का काम कैसे होता है। अब मान लीजिए बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हम क्या करते हैं, बीपी बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है हार्ट उसको सेंस कर लेगा। क्यों, क्योंकि भाई ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हार्ट में आएगा भी तो ज्यादा ब्लड। अगर बॉडी में ब्लड ज्यादा है तो पंप करने वाला ऑर्गन तो एक ही है, दैट इज हार्ट। तो हार्ट के जो एट्रियम है, अगर आप मान लो 500 ml वॉल्यूम डाल रहे तो इतना है, आपने मान लो इसको बढ़ा के कर दिया 1500, तो ये इतना स्ट्रेच होगा। जब ये स्ट्रेच होगा तो व्हाट हैपेंस इज कि प्रीलोड बढ़ेगा हार्ट पे। प्रीलोड का मतलब है भैया हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसको एक पावर चाहिए। क्यों पावर चाहिए, क्योंकि तुम उसमें वॉल्यूम भर रहे हो ब्लड का। अगर तुमने वो वॉल्यूम ही बढ़ा दिया तो बहुत डेफिनेट सी बात है उसकी स्ट्रेचिंग होगी। तो जो एट्रियम है पहले इतना ही खुलता था क्योंकि 500 ml ब्लड था, अब 1500 हो गया वॉल्यूम, तो इसको ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ा। ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ा तो व्हाट हैपेंस इज एट्रियम स्ट्रेचिंग की वजह से एक प्रोटीन बनता है विच इज नोन एज एएनएफ या एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इसका काम क्या है, इसको पता चल गया कि भैया बॉडी में बहुत ज्यादा पानी हो चुका है, वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, तो इससे हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो व्हाट हैपेंस इज ये तुरंत आपको यूरिन में सोडियम का लॉस करवा देगा। ये क्या है, ऐसा है, रुको आप सोडियम को थोड़ा बाहर फेंको, क्योंकि सोडियम को बाहर फेंकोगे उसके पीछे पीछे पानी अपने आप चला जाएगा। जैसे अगर आपको याद हो जब स्कूल में होते थे तो हमें पता होता था कि हर क्लास में कुछ बैक बेंचर्स होते हैं और उनका काम होता है सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब करना। तो उसमें एक लीडर होता है, अगर आप उसको शांत करा लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे, तो बाकी सब अपने आप मैनेजेबल है। ठीक है, उनमें इतनी पावर नहीं है। तो यही काम बॉडी भी समझती है और करती है। क्या करती है, तुरंत सोडियम को निकाल के बाहर फेंकती है। सोडियम को निकाल के बाहर फेंकेगी तो फायदा क्या होगा कि सोडियम के साथ पानी अपने आप चला जाएगा, पानी चला जाएगा, प्रीलोड कम हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व, उसको फेलियर से बच गया वो। सेम मैकेनिज्म आपका बीएनएफ करता है, यानी ब्रेन नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ब्रेन से भी एक ऐसा ही प्रोटीन रिलीज होता है जब आपका फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि ब्रेन में भी तो सर्कुलेशन होता है, तो वो भी सेंस कर लेता है कि कब वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो वो ऐसे फैक्टर्स निकाल के फिर आपके बीपी को कम करने का काम करता है। अब आप देख रहे हो कि बॉडी में कोई भी चीज एक तरफा नहीं चलती, हर चीज का कंट्रोल एंड काउंटर कंट्रोल बना हुआ है। मतलब बीपी बढ़ा तो भी बना हुआ है, बीपी घटा तो भी बना हुआ है, तो हमें बैलेंस लेके चलना है। ऑलराइट, तो ये इतना आज के लिए था। अब मैं आपको बोलूंगी कि की पॉइंट्स इस लेक्चर से हमने क्या सीखा और क्या हमें याद रहना चाहिए। सबसे पहली बात,
बीपी कम हुआ तो बढ़ाने के लिए रास सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। इसमें प्राइमरली इसकी रिस्पॉन्सिबल होता है बीपी को बढ़ाने के लिए। कभी भी कम हुआ तो बीपी बढ़ाएगा कौन? रास सिस्टम। बीपी कम हुआ, जीएफआर कम हुआ, जीएफआर कम हुआ तो सोडियम भी कम हुआ, और सोडियम कम हुआ तो डेफिनेट सी बात है बॉडी में शॉक आ जाएगा, इंसान बेहोश हो जाएगा। ऑलराइट, इससे आपका जेजी अपैरेटस यानी जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी का प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके एंटागोनिस्ट, अब बताओ इसको कंट्रोल करने के लिए कौन काम करेगा? वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जामिनर्स, मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है, एंटागोनिस्ट टू रास सिस्टम, एंटागोनिस्ट टू रास सिस्टम। इफ यू डोंट बिलीव मी, 2016 से लेके 2023 तक कम से कम ये क्वेश्चन 9 बार रिपीट हो चुका था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन फॉर्म और द अदर फॉर्म, है ना, इसको एक दूसरे के फॉर्म में ये लोग चेंज करके लेते रहते हैं। तो एंटागोनिस्ट कौन है? जो बीपी को कम करने का काम करे, यानी एएनएफ एंड बीएनएफ। एएनएफ स्टैंड्स फॉर एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, बीएनएफ स्टैंड्स फॉर ब्रेन नाट्रियूरेटिक फैक्टर। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हूं। देखो, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप आगे जाके मेडिकल साइंस लेना चाहते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फिजियोलॉजी तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी रटने से नहीं होगा। सिलेक्शन अच्छी रैंक पे अच्छे कॉलेजेस में उनका होता है जिनको इन बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी रीड करना आता है कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, इसका कंसेप्ट क्या है। क्योंकि एनसीईआरटी की बहुत पुरानी आदत है, वो 20 पन्ने के कंसेप्ट को 4 पन्ने में खत्म कर देती है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना समझते हो। फालतू के आगे के सपने मत देखो कि मेडिकल लाइफ में जाएंगे फिर उसके बाद मौज ही मौज है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। यूट्यूब पे आप रील्स देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट तो हो जाते हो, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि ये टाइम निकल जाएगा तो दोबारा नहीं आने वाला, है ना। बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद क्यों बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही चीज आप जाके पूरे 5.5 साल एमबीबीएस में पढ़ने वाले हो। मैं बता दूं आपको, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा उसको आगे जाके फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर से ही बेड़ा गर्क है ना। तो ये चीजें पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। आई होप यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में फिर भी इंटरेस्ट हो, क्योंकि आपके क्लास 12 का टॉपिक भी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो आप इंस्टाग्राम पे डॉक्टर तानिया सिंह करके फॉलो कर सकते हैं। वहां पर वेरियस जो आप अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, इसके क्लिनिकल मतलब कैसे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, है ना, या किसको क्या दिक्कत होती है तो कौन सा सिस्टम आप सस्पेक्ट करते हो, मतलब इनडायरेक्टली जिस फील्ड में आप जाने वाले हो उसकी आपको इनसाइट नॉलेज मिलती रहेगी। यू कैन फॉलो अस ऑन दैट एंड आई विल बी वेरी ग्लैड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, डू पिंग इन द कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर दैट वेरी सून। थैंक यू।